हेलो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं गैसेस स्टेट की लेक्चर 2 की। और आज हम लोग गैसियस लॉज की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गैसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में बात करते हैं। एटम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम चार्ल्स लॉ की। देन विल गो टू सबसे पहले बात करेंगे बॉल्स लॉ की, फिर चार्ल्स लॉ की, फिर हम लोग देखेंगे गैल-लुजैक लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, और उसके बाद जो है आइडियल गैस इक्वेशन, उसकी बात करते हैं। ओके, सबसे बात ये है ना, आप ये सोचिए सर गैसेस लॉ बनाए गए थे, उसके बाद गैस ने लॉ फॉलो करना शुरू किया? नहीं, गैस को ऑब्जर्व किया गया, मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व किया गया, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की गई। ठीक है, तो उन्हें क्या, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्हें क्या एक मेथड पता चला, एक सीरीज पता चला, एक सीक्वेंस पता चला, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता चली कि हाँ गैसेस ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो जब उन्हें पता चला कि गैसेस ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो स्टडी को आराम से पढ़ने के लिए लॉ बनाया गया, ताकि आपको, हमें जो नॉर्मल लोग हैं, उन्हें आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ओके, सो पहला लॉ है दैट इज द बॉल्स लॉ। हम लोग बॉल्स लॉ के बारे में जानेंगे। ओके, सो बॉल्स ने ये लॉ दिया था, इसीलिए इस लॉ का नाम पड़ा बॉल्स लॉ। ओके, द स्टेटमेंट क्या है इस पार्टिकुलर लॉ का, आपको मैं लिखा दूं कि फॉर गिवन फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस, फॉर फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। For a fixed mass of ideal gas at constant temperature, pressure is inversely proportional to the volume of gas। हाँ, इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना हो, इस चीज को मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज द प्रोपोर्शनल का साइन है, इनवर्स का मतलब 1/v, करेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और क्या पता था? मास की बात जनरली करते हैं तो मैंने बताया भी था अमाउंट को नापने का एक तरीका है मोल। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल की ही बात करेंगे, मोल के तरीके से बात करना, दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n क्या था? कांस्टेंट था। अभी मैंने बोला कि क्या है, मास कांस्टेंट है, तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों बंदा कांस्टेंट हो, आपको क्या बताया था, 4 तरीके हैं जिससे किसी भी आइडियल गैस की प्रॉपर्टी बताते हैं, दैट इज टेम्परेचर, अमाउंट, वॉल्यूम एंड प्रेशर। जब n टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अगर आप इन प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाने का मन हो आपका, तो कैसे हटाएंगे? P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K बाई V, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V को उठा के यहाँ पे ले आइए, तो इसको आप लिख सकते हो P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट K। ओके, या आपको पता है P इंटू वी इज इक्वल टू कौन, किसी भी वैल्यू ऑफ P एंड V के लिए कांस्टेंट के सेम ही रहना है, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K। या अगर मेरा मन हो गया बोले P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट K, या मेरा मन हो गया P3 V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट K एंड सो ऑन। यानी कि अगर ये और ये सेम है तो P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K, P3 V2 इज इक्वल टू सो ऑन। यानी कि क्या बोल सकते हैं, ये तो K बराबर है ना, कांस्टेंट K तो सब में बराबर है, क्या बोल सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू K बराबर K, तो P1 V1 बराबर P2 V2, सो P2 V2 दैट इज इक्वल टू P3 V3। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब मैं आपको समझाऊं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। तो उससे पहले तो आप ये समझिए प्रेशर लगता क्यों है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रेशर मॉलिक्यूल के कोलिजन के कारण होता है। मॉलिक्यूल जाता है, वॉल से कोलाइड करता है, और क्या है, कोलिजन कारण क्या हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, दैट इज द फोर्स, करेक्ट।
फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंस ये एरिया पे लग रहा है फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल, पिस्टन वाला एग्जांपल लेते हैं। सिलेंडर है, कोई सिलेंडर ली, ओके, सो ये कोई सिलेंडर है और यहाँ पे आप क्या कीजिए, पिस्टन लगा दीजिए। पिस्टन मतलब एक तरह से ढक्कन है, ठीक है, कोई एक लिड है, ढक्कन है, ये लगा दिया हमने पिस्टन, ओके, यानी कि ये ऊपर नीचे जा सकता है। अब आपने क्या किया इसके अंदर, एंड कांस्टेंट मास, ये लेट अस टेक सम 1 मोल 2 मोल 3 मोल गैस मॉलिक्यूल्स भर दिया। सो लेट अस टेक गैस मॉलिक्यूल्स n मोल मैंने इसके अंदर भर दिया। और ये क्या किया, इसका जो टेम्परेचर है, इस सिस्टम का टेम्परेचर हम कांस्टेंट, लेट अस टेक रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट आप रख रहे हो, ओके। सो टेम्परेचर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। अब क्या है, मॉलिक्यूल अंदर में है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, दो मॉलिक्यूल यहाँ, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ, सो ऑन। तो मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट कैसे करेगा, जाएगा यहाँ पे टकराएगा, राइट, जाएगा यहाँ पे टकराएगा, जाएगा यहाँ पे टकराएगा, जाएगा यहाँ पे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल जाके यहाँ टकराएगा, एंड सो ऑन। इसके कारण प्रेशर एक्सर्ट होगा। मैंने अभी अभी क्या बताया, ये जो ढक्कन है ये मूव कर सकता है, पर ये जो कंटेनर, ये तो ऐसा नहीं कि टकरा गया तो तोड़ के निकल जाएगा, नहीं ना। बाल्टी की बात करो, बाल्टी में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा थोड़ी कि बाल्टी को तोड़ के बाहर निकलेगा, करेक्ट। सो ये जो क्या है, ये तो फिक्स्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये क्या है, ये मूव कर सकता है, हाँ, ओके। चलिए अब क्या है, मान लीजिए कि ऊपर से मैंने कोई एक, इसको ऐसे बनाते हैं, यानी कि आप ऊपर से प्रेशर लगा सकते हो, प्रेशर लगा सकते हो, ओके। अब ये बताइए कि ये वाटर, ये जो मॉलिक्यूल है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, यहाँ पे धक्का लगाएगा। सिंपल, मैंने बताया था कि प्रेशर क्या होता है, कोलिजन करता है तो प्रेशर हमें दिखता है, वही है ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे धक्का लगाएगा तो अपवर्ड फोर्स होगा, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ भागना पसंद करेगा, करेक्ट। अगर इसका मास कुछ भी ना हो तो क्या ये ऊपर की तरफ भाग जाता, पर आपको पता है कि ढक्कन का कुछ ना कुछ मास होगा। या मान लीजिए मैंने यहाँ पे जाके पकड़ रखा है, ओके, तो क्या होगा, सम प्रेशर P मुझे लगाना पड़ेगा, ताकि इधर का प्रेशर और गैस जो मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं इस सरफेस पे, इधर का प्रेशर बराबर हो जाए, ताकि ये जो ढक्कन है यहीं पे रुका रहे, ठीक है। अब लेट अस एज्यूम सारे गैस मॉलिक्यूल को हटाते हैं, सिर्फ एक की बात करते हैं, क्यों, मतलब इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा हमें, एक की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल से एग्जांपल लेके एक मॉलिक्यूल से देखते हैं। ये मॉलिक्यूल जाएगा, यहाँ पे धक्का लगाएगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ धक्का लगाएगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ धक्का लगाएगा। मान लीजिए मॉलिक्यूल का मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है और जिसके कारण यहाँ कोलिजन कर रहा है और प्रेशर लग रहा है। सिमिलरली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ही कर रहे होंगे, ओके। यहाँ पे प्रेशर बैलेंस हो गया, फाइन, लेट अस पुट दिस P1, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको ढक्कन को नीचे की तरफ लाऊंगा, यानी कि मैंने ढक्कन को अब कहां ला दिया है, समवेयर यहां पे ला दिया है, ओके, समवेयर यहां पे ला दिया है। अब इस मॉलिक्यूल की बात कीजिए, यहां पे क्या था, पहले केस में यहां जाता था, फिर नीचे आता था, फिर यहां जाता था, फिर नीचे आता था, फाइन। जब मैंने इस ढक्कन को नीचे लाया तो क्या हुआ, ये यहां गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पहले यहां जाता था, फिर यहां आता था, फिर यहां जाता था, फिर यहां आता था। अब क्या है, अब यहाँ पे नीचे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि यहाँ पे और तेजी से जितनी उसके फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जितनी बार होगा टकराना, जो पहले बार था उससे ज्यादा बार अब ये टकराएगा ढक्कन से, करेक्ट। पहले मान लीजिए 1 सेकंड में एक बार आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर एक बार में 5 बार टकराता था। अब क्या है कि ये नीचे की तरफ आ गया है, तो क्या डिस्टेंस कम हो गया है और वो अब तेजी से टकराएगा, करेक्ट। जितनी बार होगा उसकी जो संख्या होगी टकराने की वो बढ़ जाएगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है जो मैं भी बोल रहा हूं। सर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये बोलूंगा कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, यानी कि टेम्परेचर ही बताता है गैस की वेलोसिटी, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझ लो ना, ये कोई डिस्टेंस है, ओके, ये कोई डिस्टेंस है, v वेलोसिटी से दौड़ रहे हो, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, t टाइम लगेगा। अब मैंने डिस्टेंस को कम कर दिया तो कम टाइम लगेगा,
करेक्ट। यहां से यहां आप कम वाले टाइम में यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T2 हो जाएगा, यानी कि T2 जो टाइम होगा वो कम होगा। अब यहां से यहां क्या है, बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे। यही गैसेस मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है। यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस ज्यादा था तो यहाँ पहुंचने में उसको समय लग रहा था। जब डिस्टेंस कम हो गया तो यहाँ जल्दी पहुंच जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जल्दी पहुंच जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जल्दी पहुंच जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ गई है। दूसरे केस में जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ गई है इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया है। क्या पहले एक बार में एक बार टकराता था, अब एक बार में 3-4 बार टकरा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गई। अब प्रेशर क्यों बढ़ी, क्योंकि आपने ढक्कन को नीचे लाया और आपको क्या दिख रहा है कि आपने दिस मच वॉल्यूम कम कर दिया। यानी कि जब आप वॉल्यूम कम करते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है। सो लेट अस टेक दिस इज P2 एंड दिस इज ग्रेटर देन जो P1 था। यानी कि अब तो आपको और जोर से पकड़ना पड़ेगा, और ज्यादा नजदीक लाओगे, और ज्यादा नीचे चिपकाओगे तो क्या होगा, और प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे अंदर करते जाओगे प्रेशर लगाना हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें प्रेशर नहीं लगा पाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। एक सिंपल टिपिकल एग्जांपल, अगर आप लोग अच्छे बच्चे होंगे तो नहीं पता, अगर थोड़े से शरारती बच्चे होंगे तो आपको पता होगा सिरिंज नाम का चीज होता है ये। ठीक है, हाँ सिरिंज। जब ये सिरिंज खाली हो जाता है, मतलब जब ये काम का नहीं रहता है, आपको डॉक्टर क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो हम लोग जो हैं इसको ले लेते हैं। ओके, अब क्या करते हो आप, बहुत लोग क्या करते हो, यहां पे बंद करके, थंब से बंद करके दबाते हैं। ठीक है, या यहां तक गया तो ठीक है, पर इसके ऊपर दबाना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, और जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर लगाना बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो यही है आपका बॉल्स लॉ। बॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो आपका प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे हो उस प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बच्चों का खेल था जो आप लोगों ने किया है, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो घर जाके फिर से कर लेंगे। ओके, चलिए इसके बाद जो है हम देखते हैं बॉल्स लॉ के डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं। ये तो बातें बेसिक बातें थी, हमने समझ गई। अब बॉल्स लॉ के ग्राफ कैसे बनते हैं वो देखते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको बेसिक मैथमेटिक्स एक दो ग्राफ बताए थे, क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c के ग्राफ थे, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद क्या था कि y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k था, दिस इज हाइपरबोला बन जाता था। ऐसे बेसिक ग्राफ थे। अब इसी दोनों के हेल्प से हम ग्राफ यहां देखेंगे। पहला इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है। हाँ, पहला इक्वेशन ये वाला है, तो लेट अस राइट इट। p इज इक्वल टू क्या है, के वाई वी है। हमारे काम की चीज क्या है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, तो थोड़ा सा अलग लिख लें। P इज इक्वल टू के इंटू 1/v। ओके, तो अगर आप ग्राफ बनाना हो इनका तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x। ओके, y इज इक्वल टू mx, यहाँ पे c की वैल्यू 0 हो गई। c क्या था, इंटरसेप्ट हुआ करता था, नहीं y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ करता था। c अगर 0 हो गई यानी कि वो लाइन कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, p वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। जब p वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाएंगे, सो लेट अस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ, कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। दिस इज 1/v, दिस इज p, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर कांस्टेंट k। ओके, तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाना बड़ा ही आसान है। आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके आधार पे आप आराम से ग्राफ बना सकते हो। मान लीजिए अगर आपको बनाना हो ग्राफ किसका P वर्सेस V का ग्राफ बनाना हो, तो सर्च करते हैं क्या है P वर्सेस V। P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या कोई ग्राफ है जो हमें इस तरीके का देगा, y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ, इस प्रकार का ग्राफ ही है वो, है y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा था, हाइपरबोला था। हाइपरबोला कैसा होता है, हाइपरबोला ऐसा होता है, दिस इज P यानी कि y, दिस इज x यानी कि
V, तो P और V का ग्राफ अगर बनाना हो तो वो आपका हाइपरबोला ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो बॉल्स लॉ की बात करते हैं। तो बॉल्स लॉ में एग्जैक्टली क्या है, आपका प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आता है, जिसको दो बेसिक एग्जांपल थे। एक तो आपने सिरिंज में बच्चों का काम था जो हमने किया था, अगर सिरिंज खाली है थंब से बंद कीजिए और प्रेशर अप्लाई कीजिए तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करती जाएगी, और जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कीजिएगा उतना ज्यादा वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, हैं करेक्ट। यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता है उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। सेम थिंग ये आपका पिस्टन वाला है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं, तो ये मैंने इसलिए आपको पिस्टन और जो है सिलेंडर पिस्टन की बातें की कि जैसे जैसे पिस्टन नीचे आता जाता है क्या हो जा रहा है, पिस्टन जब नीचे आता है तो ये मॉलिक्यूल की कोलिजन, यहाँ भी वही बात हो रही है, यहाँ जो मॉलिक्यूल का जब वॉल्यूम कम पड़ेगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा बार कोलाइड करेगा और इसके लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ जाता है। यही बात यहाँ पे है, जब ये नीचे की तरफ आता है तो मॉलिक्यूल के डिस्टेंस क्या है, कम हो गई है, वेलोसिटी तो सेम ही है, तो टाइम क्या है टेकन एक कोलिजन करने में कम लगेगा, तो उसी समय बहुत बार कोलिजन करना शुरू कर देगा। तो जब बहुत बार कोलिजन करेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर ये ऊपर की तरफ चला गया, ये मॉलिक्यूल को यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, लेजी बन गया पूरा का पूरा, ठीक है, टाइम इसको ज्यादा लग रहा है तो कोलिजन करने, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए प्रेशर क्या है, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर कम हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है प्रेशर बढ़ जाता है, गिवन दैट आपका नंबर ऑफ मोल्स या आप बोल सकते हो मास एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका बॉल्स लॉ, इसको जल्दी से आप छापिए, इसके बाद हम बात करेंगे आपके चार्ल्स लॉ के। ओके चलिए, चलिए बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ भी अभी जितने भी लॉज लिखेंगे ना ऑलमोस्ट मतलब बराबर की ही बातें हैं। सो चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट फिर से अगर हम देखें, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि फॉर गिवन कांस्टेंट मास, फॉर गिवन मास, करेक्ट, फॉर गिवन मास ऑफ गैस at constant pressure, for given mass of gas at constant pressure, volume is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to temperature। okay, so क्या क्या constant इन्होंने रखा है, अगेन नंबर ऑफ मोल्स को constant रखा है, हाँ नंबर ऑफ मोल्स को constant रखा है, और क्या constant रखा है उन्होंने, प्रेशर को constant रखा है। ओके, इन दोनों को कांस्टेंट रखने के बाद इन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर किस में होना चाहिए, टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन, केल्विन में होना चाहिए आपका टेम्परेचर, किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। सो देखिए, वॉल्यूम इज directly proportional to temperature and this has to be in Kelvin। okay, okay, so इसको फिर से कैसे लिखते हैं, V is equal to K कांस्टेंट लिख दिया, नहीं, इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, कोई K इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, सो आप इसको और क्या बोल सकते हो, इस T को उठाइए नीचे लाइए, सो V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, फिर पुरानी तरह हम क्या बोल सकते हैं कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3 एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से यहां भी वही चीज गौर करने वाली बातें हैं कि ये जो है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और इसका ध्यान ज्यादा रखेंगे, करेक्ट, इसका ध्यान रखेंगे, तो ये जो चीज है वो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। चलिए, अब इसको कैसे समझा जाए कि वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे प्रेशर हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके वॉल्यूम कैसे हुआ था, एग्जांपल्स थे, तो ये भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है ना, मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है, या आप स्पीड बोल लो, स्पीड क्या होता है, टेम्परेचर के अधीन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम कर दो तो स्पीड भी कम कर जाएगी। लेक्चर 1 में हमने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करी थी, अगर आप लोगों को याद हो। ये यही कहना चाहता था कि अगर मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है अगर आपने कम नहीं किया, क्रिटिकल टेम्परेचर के पास नहीं पहुंचे, तो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो इवन दो प्रेशर अप्लाई कर लो, क्योंकि वो भागता फिरेगा हर जगह, एक जगह रहेगा ही नहीं, तो लिक्विफाई कैसे होगा है, इस बात की बात वो करता था। चलिए अब इसका एग्जाम्पल ले तो कांस्टेंट पी। आपको मैं एक बड़ा ही कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम बताना पसंद करूंगा, इसका थोड़ा ध्यान अभी देंगे आप लोग। कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, जो ये सिस्टम मैं अभी बताना चाहता हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। व्हाट इज कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम से फिर से वही सिलेंडर बनाया, उसके ऊपर हमने एक क्या डाला है, मासलेस ढक्कन डाल दिया है, और उसके ऊपर कोई मास m डाल दिया है। आप लोग फिजिक्स के बहुत ही बड़े विद्वान हो तो आपको पता होगा कि ये मास है तो नीचे mg लगाता होगा। ये A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो क्या है, प्रेशर क्या हो जाएगा, mg/a हो जाएगा। किसके द्वारा, इस मास के द्वारा। इस ढक्कन का मास नहीं है तो ढक्कन तो प्रेशर नहीं लगा पा रहा है। और क्या आपको पता है दुनिया में ऊपर से क्या लगती है, PATM लगती है। तो टोटल प्रेशर की बात करेंगे, P टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, PATM हो जाएगा। यानी कि इस सरफेस पे यहाँ पे दो प्रेशर लग रहे हैं, एक तो इस मास के द्वारा, एक PATM के द्वारा। PATM के साथ आप छेड़खानी कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। एटमॉस्फेयर में क्या करोगे भैया, आपके पास इतनी शक्ति क्या है कि आप एटमॉस्फेयर प्रेशर को बदल दो, नहीं ना। सिमिलरली जब तक ये मास का m नहीं बदलेगा तब तक mg/a नहीं बदलेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है फॉर एवर। mg/a plus PATM is constant value, यानी कि PT वैल्यू इज कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि इस सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो इस पार्टिकुलर जगह पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, एंड दैट इज PT। व्हाट इज दिस, PATM plus mg/a। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम है, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, यानी कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी प्रोसेस। अब चलिए जल्दी से क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो भर दीजिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स। m की वैल्यू मैंने कुछ कांस्टेंट मास भर दी है, अब बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही रहेगा। ओके, p की वैल्यू कांस्टेंट कर दी, हाँ जी p की वैल्यू कांस्टेंट कर दी। आगे बताइए, अब बोलिए कि v इज प्रोपोर्शनल टू t, कैसे शो कीजिएगा, ठीक है, कैसे शो कीजिएगा। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स था, ये मॉलिक्यूल्स था, वही पुरानी बात है, मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा, ठीक है। तो बातें चल रही थी, ऊपर से ये PT लग रहा। अब गैस के मॉलिक्यूल से कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने के बाद जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऊपर की तरफ, अगर ये प्रेशर बराबर है तभी तो ढक्कन संभेड़ा के रुकेगा, सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे, ढक्कन पे प्रेशर लगाएंगे, ढक्कन भी ऊपर से प्रेशर लगा रहा है दिस मच, तो अगर मॉलिक्यूल का प्रेशर बराबर हो जाए इतने के, तो ये भी तो संवेदना के मान लीजिए आपके रुक गए, ठहर गया। तो मान लीजिए समय यहाँ पे आके ठहरा हुआ था, इसको हमने V1 बोल दिया, गिवन दैट टेम्परेचर T1 था, T1 टेम्परेचर पे V1 वॉल्यूम था, ठीक है। अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाइए, T2 टेम्परेचर डालिए, लेट अस अज्यूम मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। फिर से एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें। मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, n मास लिया है हमने, सब मॉलिक्यूल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे एक करता है। ओके, अब ये एक मॉलिक्यूल था, ये यहाँ पे गया, टकरा के वापस आया, टकरा के वापस आया, ये इसके बराबर प्रेशर कर रहा था, इसीलिए V1 वॉल्यूम हो गया था। और अब आपने क्या किया, T2 कर दिया, T2 इंक्रीज कर दिया, T2 इज द ग्रेटर वैल्यू कंपेयर टू T1। अब क्या होगा बताइए, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कोलिजन तेज हो जाएगा, करेक्ट,
कोलिजन तेज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये कोलिजन ऐसे 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 कर रहा था, अब आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो क्या करने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा। तो कोलिजन जब ऐसे ऐसे करने लगा तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी थी कोलिजन की बढ़ गई। यहाँ पे क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी कि अपवार्ड जो फोर्स है वो बढ़ गया है। ये तो बच्चा कांस्टेंट है, अपवार्ड फोर्स बढ़ गया है, यानी इस बंदे को ऊपर जाना पड़ेगा ताकि समवेयर यहां पे आके प्रेशर कांस्टेंट फिर से हो जाए, प्रेशर बराबर हो जाए। समझिए इसको इस तरीके से। मान लीजिए ये कोई ढक्कन है, हाँ, तो अब क्या है, ये कंटेनर था, तो क्या है, पहले ऐसे 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 चल रहा था, अब क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो क्या हुआ, इसको ऊपर जाना पड़ता है कि ये क्या है, डिस्टेंस बढ़ जाए, और डिस्टेंस बढ़ जाए तो फिर से जो कोलिजन की जो वैल्यू आ रही थी वो बराबर हो जाए। समझ में आ रही है आपको? फिर से समझिए कि ये क्या है, आपका इस फ्रीक्वेंसी से कोलिजन कर रहा था, नहीं, इस फ्रीक्वेंसी से कोलिजन कर रहा था। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि कोलिजन बढ़ गई, कोलिजन बढ़ गई। अब आप क्या कीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो बराबर, धक्का ज्यादा तेज लगाएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जब कहां तक ऊपर तक जाएगा, जब ये जो कोलिजन है, जिस डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया है, तो कोलिजन का जो फ्रीक्वेंसी होगा फिर से उतर ही रह जाएगा। इवन तो आपने स्पीड बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ा दी है, पर साथ ही साथ आपने डिस्टेंस भी बढ़ा दिया है, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा, टी वही फिर से वही हो जाएगा। तो समझ लीजिए ऐसे, फिर से मैं आपको हेल्प कर दूं। ये था आपका पहला केस। पहला केस में क्या था, मॉलिक्यूल यहां से यहां आ रहा था और टकरा रहा था, मॉलिक्यूल यहां से यहां आ रहा था, टकरा रहा था, ओके। दूसरे केस में क्या किया, अब मॉलिक्यूल्स यहां से यहां बहुत तेजी से पहुंच जा रहा है, यहां से यहां बहुत तेजी से पहुंच जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो सेम वैल्यू के लिए आप डिस्टेंस को थोड़ी से बढ़ा दो। मान लीजिए यहां से यहां 5 सेकंड में पहुंचता था, अब यहां से यहां ये 3 ही सेकंड में पहुंच गया है। आप क्या कीजिए, डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, तो ये यहां से यहां फिर से इसको पहुंचने में 5 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड लग रहे हैं। तो क्या हो गया है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे टेम्परेचर बिहेव करता है, यानी कि V is proportional to या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप आराम से समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछिए या आप डाउट में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना के भेज दूंगा, ओके। चलिए, ये बातें कि किसी चार्ल्स लॉ की बातें कर ली, अब देखते हैं कि इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इसका यूज करते रहना है, इसको मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो इसका यूज आपको करना है। अब हम ग्राफ्स देखते हैं कि ग्राफ्स ऑफ चार्ल्स लॉ कैसे होता है। सो क्या क्या है, अगर V वर्सेस T का ग्राफ पूछे आपसे, V वर्सेस T का ग्राफ पूछे, तो क्या होगा, V वर्सेस T, सो कांस्टेंट y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। तो स्ट्रेट लाइन पास करना चाहिए, कहां से, ओरिजिन से पास करना चाहिए। सो दिस इज आपका, दिस क्या हो गया, दिस इज टेम्परेचर T, दिस इज वॉल्यूम V, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हो, सॉरी आई थिंक दिस इज V यहाँ पे, T यहाँ पे, अदर नॉट अ बिग थिंग, हाँ, ओके। अब क्या है, यहाँ पे एक चीज जाननी है, दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन, दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन, तभी जाके ये ओरिजिन से पास करेगा। अगर कोई बोले कि बताइए V वर्सेस T का ग्राफ बनाइए पर टेम्परेचर हैज टू बी इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, V वर्सेस T अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बनाना है तो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूनिट बदल गया तो लॉ बदल जाएगा, लॉ तो वही रहेगा, V हमेशा T के प्रोपोर्शनल में ही चलता है, पर क्या होगा कि समवेयर यहां से शुरू होगा, ओके। सो दिस टेम्परेचर, ये क्या होगा, दिस इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे क्या है, डिग्री C है, और वॉल्यूम तो V ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इस तरीके से आप चाहो तो ये दोनों ग्राफ है, सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने यूनिट बदल दिया, इसलिए ग्राफ क्या है थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया,
ओके, क्योंकि आपको पता है केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या नियम है। हाँ ओके, चलिए अगर आपको ग्राफ डिफरेंट ग्राफ्स बनाने हो तो आराम से बना सकते हो। वी/टी का ग्राफ बनाना हो, वी/1/t का ग्राफ बनाना हो, जो बनाने का मन हो सब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ग्राफ्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे बताओगे कैसे आते हैं। सिंपल ये नहीं पूछेगा ग्राफ के क्वेश्चन v1 v2 v3 t1 t2 t3 ऐसे वाले ग्राफ्स पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताऊं। हाँ ओके, इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम्स है मेरे पास, मैं आपको करवाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो पहला प्रॉब्लम लिखिए। 10 centimeter cube gas at 1 atm 10 centimeter cube gas at 1 atm is expanded to 40 centimeter cube at constant temperature. 10 centimeter cube gas at 1 atm is expanded to 40 centimeter cube at constant temperature. What is the final pressure? What is the final pressure? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, उन्होंने पहला वॉल्यूम दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब, फिर पहला प्रेशर दिया है 1 atm, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा वॉल्यूम दिया है और प्रेशर पूछा है, गिवन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। द मोमेंट उन्होंने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा आपका लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, लेट्स राइट प्रॉब्लम P है तो V1 इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, V2 इज 40 सेंटीमीटर क्यूब, P1 इज 1 atm, P2 नहीं पता है, N कांस्टेंट, T कांस्टेंट। ओके, कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का मतलब P इंटू V, यानी कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट। यानी कि V1 इज इक्वल टू P2 V2। यही तो बात है, इसी की तो बात मैंने की थी कि भैया यही आपका हेल्प करने वाला है। क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए P2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो अगर P2 लिखना हो, P2 निकालना हो तो क्या करेंगे, P1 V1 डिवाइड बाय ये V2 नीचे आ गया तो V2 नीचे आ गया। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू 1 atm, सो राइट 1 हियर। देन V1 की वैल्यू, दिस इज V1 की वैल्यू 10, सो राइट 10 हियर। देन इसकी V2 की वैल्यू क्या है, 40 है, सो राइट 40 हियर। व्हाट वी आर गेटिंग इज 1/4 atm, 1/4 atm। देख लीजिए ना, जब वॉल्यूम 10 से 40 हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो आपका प्रेशर 1 atm से डिक्रीज होगा, 1/4 atm पहुंच गया है। तो सिंपल सी बॉयल्स लॉ ने यही बताया था कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कीजिए तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए तो प्रेशर कम होगा। हाँ, यही बात उन्होंने की थी। चलिए अगला लिखिए। एट 10 kilopascal वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, at 10 kilopascal volume occupied by gas is 100 ml, is 100 ml. What is the pressure exerted, what is the pressure exerted by gas if volume is increased to 250 ml, volume is increased to 250 ml, volume is increased to 250 ml. okay, so पहला प्रेशर है 10 kilopascal, so P1 is 10 kilopascal. okay, what is P2 पता नहीं, what is V1 हमें पता है, what it is 100 ml, so V1 is 100 ml. what is V2 is 250 ml. okay, ये बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या टेम्परेचर, उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है सो अगेन दिस इज बॉयल्स लॉ है, सो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या पता करना है मुझे, P2 पता करना है। फिर से सेम तरीका है, तो P2 जब पता करना होगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस V2 को उठा के इन दोनों के नीचे ले आइए, सो P1 इंटू V1 बाय V2। so this is P1 की वैल्यू क्या थी, 10 kilopascal, so 10 into V1 की वैल्यू क्या थी, 100, राइट 100 डिवाइड बाय क्या था, 250 था। V2 की वैल्यू 250 है, so राइट 250।
ओके सो क्या हो गया बताइए, कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज 100/25 से क्या हो जाएगा, 4 किलो पास्कल है। 4 किलो पास्कल इज द फाइनल प्रेशर। यानी कि जब वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया है। चलिए अगला प्रॉब्लम लिखिए। A sample of gas occupies 200 ml at 27 degrees C. A sample of gas occupies 200 ml at 27 degrees C and 1 atm. When its volume is changed to 150 ml, when its volume is changed to 150 ml at 1 atm, the temperature of the gas will be, or what will be the temperature of the gas। यानी कि क्या है, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कौन सा, मैं फिर से प्रॉब्लम रिपीट करूं। प्रॉब्लम इज a sample of gas occupies 200 ml at 27 degrees C and 1 atm when its volume is changed to 150 ml at 1 atm, what will be the temperature of gas। ओके सो पहला है आपका वॉल्यूम 1 इज क्या है, 200 ml है। ओके वॉल्यूम 2 इज 150 ml है। ओके देन प्रेशर 1 इज 1 atm है। प्रेशर 2 इज आल्सो 1 atm है। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, ठीक है। देन टेम्परेचर 1 27 डिग्री सी, टेम्परेचर 2 नहीं पता करना है। ओके सर प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब चार्ल्स लॉ का मतलब क्या है, V1/T1 कांस्टेंट, और V1/T1 दैट इज इक्वल टू V2/T2। क्या निकालना है, T2 निकालना है आपको। सो T2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये T2 ऊपर आएगा, सो इसको रिफॉर्म करके लिखिए, क्या हो जाएगा V2/V1 इंटू T1 हो जाएगा क्या, सो T1/V1 इंटू V2। ओके वैल्यूज पुट कर सकते हैं क्या, चलिए वैल्यूज पुट कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, कहां गया V2, 150। व्हाट इज वैल्यू ऑफ V1, 200। What is the value of T1, 27 डिग्री सी। क्या 27 लिखने काम चलेगा, जी नहीं, आपको हमेशा केल्विन में ही लिखना पड़ेगा। तो आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। 27 डिग्री को T को केल्विन में बदले, 27 + 273 and this is coming to be 300 केल्विन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी कभी भूल जाओगे कि केल्विन में भी बदलना है। जी आपको हमेशा केल्विन में बदलना है। ओके ओके चलिए सो दिस इज 300, क्या हो गया है, लड्डू 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 चला गया। सो दिस इज 450/2, करेक्ट। 450/2 कैलकुलेशन करते हैं, 225 केल्विन। अब आपका मन हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। ओके अब क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम जब डिक्रीज किया तो आपको क्या दिख रहा है, जब वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर गया, नहीं टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज कर गया है। ओके अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ल्स लॉ के लिए कि इफ टेम्परेचर डबल्स वॉल्यूम आल्सो गेट्स डबल्ड है। अगर आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया है तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। क्या इसका ये मतलब है, क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी कर दूं तो क्या वॉल्यूम आपका 2V हो जाएगा। चार्ल्स लॉ ने तो यही बोला था कि अगर आप टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, करेक्ट। यानी कि अगर टेम्परेचर डबल होता है, टेम्परेचर ट्रिपल होता है, टेम्परेचर 4 टाइम्स होता है तो वॉल्यूम भी डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स हो जाएगा। टेम्परेचर डबल कर दिया, वॉल्यूम डबल कर दिया, सही है क्या, जी नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस विल गिव यू -1 मार्क्स। ओके सो वी
स्पेसिफिक अबाउट मार्क्स, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एक्सेप्ट मार्क्स। तो जितना ज्यादा मार्क्स मिल जाए यू हैव टू टेक। हाँ, तो ये जो तरीका है गलत है, क्योंकि जब आपके चार्ल्स जी ने बताया था, जब आपको लॉ बताया था, तो उन्होंने बोला टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन। तो आपका टेम्परेचर केल्विन में नहीं है, तो जी नहीं, आपका टेम्परेचर 270 लेट्स टेक 283 केल्विन से वो 293 केल्विन में जा रहा है। टेम्परेचर डबल कहाँ हुआ है, राइट? हाँ, पर अगर आपका टेम्परेचर इन केल्विन गेट्स डबल्ड देन यस वॉल्यूम विल बी डबल्ड। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 273 केल्विन से 546 केल्विन हो जा रहा है देन यस वॉल्यूम विल बी 2V एंड दिस इज करेक्ट। ओके, सो ये जो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं उससे आप लोग आराम से याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने चार्ल्स लॉ, पॉल्स लॉ के ग्राफ देखे, कुछ प्रॉब्लम्स देखे। ओके, आपसे एक और प्रॉब्लम्स मैं देख लूं, बता दूं। एक क्वेश्चन लिखिए, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस T, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज T, what happens to the volume, what happens to the volume when temperature is decreased to T/4 at constant pressure? So सिंपल सी बात है, अगर T टेम्परेचर केल्विन में है तो अगर आपका टेम्परेचर T/4 हो रहा है तो वॉल्यूम भी V/4 ही हो जाएगा। हम तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ये था कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज T इन केल्विन, what happens to volume if temperature in Kelvin is decreased to T/4? यानी कि टेम्परेचर T/4 में चला गया है, तो सिंपल सी बात है, तो टेम्परेचर T/4 में गया है तो वॉल्यूम भी V/4 चला जाएगा, T/4 चला जाएगा। कैसे? सिंपल सी बात है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्वेश्चन ने बोला कि टेम्परेचर क्या हो गया है आपका, T2 इज इक्वल टू T1/4 हो गया है। बताइए V2, तो क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा आपका V1/T1 इंटू T2, करेक्ट? हाँ, सो व्हाट इज T2 इज इक्वल टू T1/4, सो रिप्लेस कर दीजिए, T1/4 से रिप्लेस कर दीजिए इसको। ओके, सो कैंसिल, सो V2 इज इक्वल टू V1/4। यही तो मैं बोल रहा हूं कि वो भी आपका V/4 हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा। हैं, तो चलिए इस तरीके से आप जो है आराम से इन चीजों को पढ़ लिए हैं। अब जल्दी से इनको छापिए और थोड़ा सा आपके पास 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इनको रिवाइज करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं अगले लॉ की, दैट इज गैल-लुजैक्स लॉ। ओके, गैल-लुजैक्स लॉ का क्या कहना था कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट constant volume pressure is directly proportional to temperature। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अगर आप बात कर रहे हो n की वैल्यू, यानी कि n मास कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। ओके, फिर वॉल्यूम भी कांस्टेंट लिया गया। जब इन दोनों को कांस्टेंट किया गया सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि P1 P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू T, या P1 P by T is equal to constant K, so P1 by T1 is equal to P2 by T2 is equal to P3 by T3 is equal to so on। okay, so again ये आपका जो है हेल्प करने वाला है कौन सा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हाँ, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये समझिए कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, गैल-लुजैक भैया का मतलब क्या था। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर, अदर वे अराउंड, करेक्ट।
सो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट, यानी कि अब आप कोई कंटेनर लीजिए पूरा पैक वाला, कोई पैक वाला कंटेनर लीजिए है। अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो यू कैन पुट प्रेशर गेज और मैनोमीटर एनीथिंग, ये प्रेशर मेजर करने के लिए कर लिया। अदरवाइज दिस इज द पैक वन, मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। एट टेम्परेचर T1 मॉलिक्यूल्स के पास कुछ वेलोसिटी होगी, वो धक्का मार रहा होगा सरफेस पे तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, सो दैट प्रेशर इज P1। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? मॉलिक्यूल तेजी से धक्का मारेगा, वेलोसिटी वाली बात करी थी ना, मॉलिक्यूल तेजी से धक्का मारेगा, और तेजी से जब धक्का मारेगा तो क्या हो गया? कोलिजन बढ़ गई, कोलिजन बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया, काम खत्म। ऐसे ही होगा। या अदर वे अराउंड, अगर आपने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा? कोलिजन बढ़ जाएगा, यानी कि क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ गया। सो ये क्या है? ये आपका गैर-यूज़ेट लॉ था, ठीक है। इसके भी अगर आपको ग्राफ बनाने हो तो सेम है जैसा हमने बनाया था, आपका चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाया था। P इज इक्वल टू KT है। अगर P वर्सेस T का ग्राफ बनाना हो तो क्या होगा? वही होगा, दिस इज P, दिस इज T। ओके, ठीक है। इसके बाद अंत में बात करते हैं हम अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। इसकी बातें शायद आपने मोल कॉन्सेप्ट में सुनी है। अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या था बताइए? फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस और इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contains equal number of molecules at constant temperature and pressure condition। क्या था? equal volume of gases contains equal number of molecules at constant temperature and pressure condition। अब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, डिवाइड कर दीजिए ना एवोगाड्रो नंबर से, सो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ही तो हो गया ना। तो क्या बोलते हैं कि V is proportional to N, correct, given that P and T ये दोनों कांस्टेंट का रखा है। जब ये दो कांस्टेंट हैं तो V एंड N, V क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू N होता है। इक्वल वॉल्यूम मतलब जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि क्या बोल सकते हैं? V1 by V2 is equal to N1 by N2, या V1 by N1 is equal to constant, यानी कि V1 by N1 is equal to V2 by N2 is equal to V3 by N3 is equal to so on। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे हमने अभी तक सब में देखा है। दिस कांस्टेंट K, दिस इज कांस्टेंट K, करेक्ट। इसके भी ग्राफ्स उसी तरीके से बनेंगे, सिंपल सी है क्या? V इज इक्वल टू Kn। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। और आपको क्या पता है? एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। ये आपको पता है नहीं कि एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स के सिलसिले को शुरू करते हैं। चलिए प्रॉब्लम लिखिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 गैस, how many moles of H2 gas occupy 22.4 liter at 30 degrees C and 1 atm।
चलिए प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम लिखिए। इन ए क्लोज्ड कंटेनर at 20 at temperature is equal to 20 degree C, 27 degree C, sorry. In a closed container with temperature 27 degree C, pressure exerted by gas is 3 atm. Pressure exerted by gas is 3 atm. Calculate pressure if T, temperature. Calculate pressure if temperature is increased to 127 degree C. इस टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 127 डिग्री सी। यानी कि पहले क्या था, 27 डिग्री सी पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा था गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो था 3 atm। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करके 127 कर दिया गया है। तो पता है आपको कांस्टेंट वॉल्यूम की बात है, कांस्टेंट मास की बात है, तो क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सो वी आर सॉल्विंग प्रेशर प्रॉब्लम P1 3 atm, P2 नहीं पता, T1 27 डिग्री C, T2 127 डिग्री C। क्या करना चाहिए, केल्विन में बदलना पड़ेगा। दिस इज 300 केल्विन, दिस इज 400 केल्विन। वाह, बड़ा ही आसान सवाल है। क्या है, इन्होंने बोला कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, कौन सा लॉ लगेगा, गैलोजैक्स लॉ लगेगा। तो क्या होता है गैलोजैक्स लॉ, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 होता है। हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है, यानी कि P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T को उठाए तो लगे, सो T2 बाई T1 इंटू P1। वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा, T2 की वैल्यू 400, T1 की वैल्यू 300, P1 की वैल्यू 3 atm। ये कट्टम पुट्टी हो गया, सो दिस इज 3 गया, सो 4 atm इज द आंसर। 4 atm इज द आंसर, करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। फॉर ए गिवन गैस, ये आपको होमवर्क के लिए है, ये प्रश्न मैं नहीं करूँगा, बड़ा ही आसान प्रश्न है। वैसे इससे पहले एक प्रश्न लिख सकते हैं, इफ ए प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय हाफ, प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय हाफ, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय हाफ, व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर, व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर फॉर ए क्लोज्ड कंटेनर, फॉर ए क्लोज्ड कंटेनर। इसका क्या मतलब है, क्लोज्ड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। इफ प्रेशर को कम कर दिया गया आधा, मतलब प्रेशर P/2 पहुंच गया, तो सिंपल सी बात है कि P/2 पहुंच गया तो T/2 पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना प्रेशर कम होगा उतना ही टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये जो प्रॉब्लम है आपके होमवर्क के लिए वो लिखिए। फॉर ए गिवन गैस टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1%, temperature is increased by 1%. By what percent pressure will be increased or decreased, pressure will be increased or decreased given that volume and mass is constant for the gas, given that volume and mass is constant। क्या है, for a given gas temperature is increased by 1%, by what percent the pressure is increased or decreased। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले तो बताइए प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अगर होगा तो कितना होगा ये बताइए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप आराम से सॉल्व कीजिए, अच्छे से कीजिए। चलिए ओके, और इसके बाद अगला प्रॉब्लम है वो भी लिखिए। 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस, 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस occupies 2.24 liter volume at STP। 4.4 gram of unknown gas occupies 2.24 liter of volume at STP। find the gas। ऑप्शन क्या है आपके पास, N2 है, और कौन सा ऑप्शन है, CO है, और कौन सा ऑप्शन है, CO2 है। वॉल्यूम ऑक्युपाइज इज 2.24 लीटर एट STP, और क्या है, मास क्या है गैस का,
4.4 है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे वॉल्यूम? इस वॉल्यूम से क्या पता चलता है? नंबर ऑफ मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट याद कीजिए, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। सो हमें क्या पता है वॉल्यूम 2.24। सो क्या हो जाएगा 0.1 मोल, यानी कि गैस का अमाउंट कितना है 0.1 मोल। और क्या पता है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास। अगर किसी गैस का मोलार मास पता चल जाए तो आप गैस पता कर सकते हो। जी हाँ, आसानी हो जाएगी। ओके, मोलार मास इज इक्वल टू गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स 0.1, क्या आ गया 44 ग्राम। And the 44 gram is the molar mass of gas. Find out which gas. देखते हैं। N2 यानी कि 7 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा जी बताइए। I think this is 14 plus 16. This is coming to be 30 gram. Okay, नहीं हो गया। Then this is 12 plus sorry, I think I'm wrong. Okay, this is 28 ना? Sorry, really sorry. So it is coming 28, 6 plus 8 कितना हो जाएगा 4, 2 plus 1 3 plus 4, 44 ग्राम। यस, दिस इज द करेक्ट वन। आगे सर्च करते हैं सी कार्बन 12 plus 16 कितना हो गया 28। गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं 12 प्लस कितना हो गया 32, क्या ये होगा 44। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट वन। सो यस, दिस इज आल्सो द करेक्ट गैस। तो इनमें से क्या N2 and CO2 बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके आराम से मजे से आप जो है आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। फिर जो है अगले लेक्चर में मिलते हैं और फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे, जहाँ पे जितने लॉज हमें दिखे हैं सबको एक मिक्स रूप में हम दिखाएंगे आपको। ओके, चलिए।